दोस्तों नमस्कार। आज हम इकोनॉमी शुरुआत कर रहे हैं और इकोनॉमी से हम देखेंगे एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर में 3 पीडीएफ होंगे और 3 वीडियो। उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे होलिस्टिक। और दोस्तों यदि 70 में आप फाइनल करना चाहते हैं, मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम सीधे चर्चा करेंगे। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और क्यों महत्वपूर्ण है, और कृषि से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। कृषि बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था में, अगर भारत आ जाएगा तो भारत लिखेगा, बिहार आ जाएगा तो बिहार लिखेगा। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में या बिहार की अर्थव्यवस्था में रोजगार, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय और सकल मूल्यवर्धन में योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। इसको लिखने के बाद आगे लिखेगा, एक बार सुन लीजिए। कृषि भारत या बिहार की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय और सकल मूल्यवर्धन में योगदान की दृष्टि से अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है कृषि। इसको लिखने के बाद अब नीचे आइएगा, आखिर कृषि का क्या महत्व है उसको देखेंगे। कृषि का महत्व देखें, सबसे पहले जीडीपी में योगदान की दृष्टि से देखेंगे। सकल मूल्यवर्धन में, सकल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जो है, अगर पूरी अर्थव्यवस्था के जीबीओ को जोड़ दीजिएगा तो वही जीडीपी बनता है। याद रखिएगा, जीबीए में योगदान, भारत के जीबीए में 15.58% योगदान करता है कृषि क्षेत्र और बिहार की अर्थव्यवस्था में 20.56% योगदान करता है। यानी अगर जीडीपी देखेंगे तो कमोबेश जीडीपी में भी यही योगदान है। भारत के जीडीपी में 15% योगदान कृषि क्षेत्र का है और बिहार में भी यही स्थिति है। जीबीए और जीडीपी में जो है कुछ बेसिक टेक्निकली अंतर होता है, लेकिन अगर आप जो है लगभग लिख सकते हैं। लेकिन आपको जीबीए लिखना है। जो आर्थिक सर्वे में, भारत के आर्थिक सर्वे में, बिहार के आर्थिक सर्वे में जो टर्मोलॉजी इस्तेमाल किए गए हैं उसी को लिखना है। तो सबसे पहले जीबीए में योगदान देख लिए। रोजगार में देखेंगे, भारत की कुल श्रम शक्ति का 45.46% जो है कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं और बिहार में 47.64%। ये करेंट डाटा बता रहे हैं, बिहार आर्थिक सर्वे 23-24 का डाटा बता रहे हैं। तो भारत के कुल श्रम शक्ति का 45.46% और बिहार के 47.64% जो है कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं, यानी रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र निर्भर है। यानी कहने का अर्थ है कि अभी भी भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। गरीबी निवारण में योगदान देखिए, कृषि गरीबी निवारण में भी 2 तरीके से योगदान करता है। एक तो ग्रामीण आय को बढ़ावा देकर और खाद्य सुरक्षा। गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि है। कृषि से ही वो आय प्राप्त करते हैं, पहला, और उस आय से अपना गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भोजन कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो भोजन और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से वह जो है रोजगार और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से, आय और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से गरीबी निवारण में योगदान करता है। कृषि क्षेत्र मांग का भी सृजन करता है। अब कृषि कार्य करने वाले किसानों की आय बढ़ती है तो उस आय से किसान क्या करता है, तेल, साबुन, औद्योगिक वस्तुओं की परचेजिंग करता है। औद्योगिक वस्तुओं, अब किसान कृषि से आय होगा तो मोटरसाइकिल खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, शैम्पू खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा, नारियल तेल, औद्योगिक वस्तु, कपड़ा खरीदेगा, जूता खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, ये सब खरीदेगा। उससे उनकी आय बढ़ेगी, उससे जो है मांग सृजन होगा औद्योगिक वस्तुओं की। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र भी में इस्तेमाल होने वाले जो उर्वरक है, कीटनाशक दवाइयाँ है, पंपी सेट है, ट्रैक्टर है, विभिन्न प्रकार के जो कृषि उपकरण है, इसका जो है ये कृषि क्षेत्र मांग करता है। औद्योगिक वस्तु, अब उर्वरक का उत्पादन कहाँ होगा, और कारखाना में, औद्योगिक क्षेत्रों में। खपत मांग कौन करता है, कृषि। ट्रैक्टर बनता है कारखाना में,
लेकिन इस्तेमाल मांग कौन करता है? कृषि। तो मांग सृजन करता है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा। देखिए बिहार की आबादी 13.07 करोड़ है और भारत की आबादी 142 करोड़ है, और ये पूरी आबादी को खाद्य सुरक्षा, भोजन मुहैया कराने का काम जो है कृषि क्षेत्र करता है। कृषि कच्चे माल का भी स्रोत है, औद्योगिक वस्तुओं के लिए कच्चे माल का स्रोत है। अब चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस सब के लिए कच्चे माल जो है कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और आय का स्रोत, कृषि आय का भी स्रोत है। और आय के दो प्रकार के स्रोत है आय के। एक तो ग्रामीण लोगों की आय का स्रोत, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी आय का स्रोत कृषि है। और दूसरा है भारत में कृषि जलवायु की विविधता है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। तो अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। तो परिवहन साधन जो ट्रक है, टेम्पू है या अन्य जो है ट्रैक्टर है, इस अनाजों को जो है परिवहन का काम करता है। मतलब खेत से उपभोक्ता केंद्रों तक, खेत से बाजार तक, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य। तो इससे क्या होता है कि परिवहन साधनों की आय होती है। दूसरा है निर्यात निजात। अभी भारत की कृषि निर्यात में कृषि वस्तुओं के निर्यात जो है 10% के आसपास है। भूमि उपयोग, कृषि क्षेत्र भूमि का उपयोग करता है। अगर देखेंगे तो भारत के 46.24% पर कृषि कार्य किया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 46.24% पे। अगर बिहार में देखेंगे तो 54.2% भूमि पर कृषि कार्य जो है किया जाता है। तो भूमि का उपयोग जो है कृषि करता है। ये कृषि का इंपोर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में, सारा डेटा के साथ लिखना है। अब कृषि क्षेत्र में क्या चुनौती है? देखिए कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। कृषि क्षेत्र में कृषि संकट जो है कृषि क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को संबोधित करता है और कई प्रकार की चुनौती है। कृषि संकट के क्या कारण है, उस दोनों में यही लिखिएगा। चुनौती पूछेगा फिर भी यही पॉइंट, कारण पूछेगा फिर भी यही पॉइंट। सबसे बड़ा चुनौती है निम्न उत्पादकता। कृषि क्षेत्र में जो है कई प्रकार की चुनौती है, जैसा कि आप सबको पता है। और सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग कृषि क्षेत्र में है वह है निम्न उत्पादकता का। अगर भारत की उत्पादकता देखेंगे, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, भारत की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की तुलना अगर विश्व के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता से करेंगे तो आपको प्राप्त होगा भारत में खदानों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम है दूसरे देशों की तुलना में। और बिहार की तुलना अगर भारत के अलग अलग राज्यों से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम है। भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 3700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वही गेहूं का 3177। अगर चावल की तुलना में चीन से करेंगे तो चीन का 6775 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यानी एक हेक्टेयर में चीन में चावल 6775 किलोग्राम उपजता है, जो कि भारत में 3721। देख रहे हैं कहाँ 6775 किलोग्राम और कहाँ 3721 किलोग्राम। अमेरिका में एक हेक्टेयर में चावल जो है 8339 किलोग्राम उपजता है, जबकि भारत में जो है 3700, 2.5 गुना कम है लगभग। फ्रांस में गेहूं का, भारत में गेहूं की जो है पैदावार जो होती है वह 3177 किलोग्राम है, जबकि फ्रांस में 7599 किलोग्राम है। बिहार में देखेंगे तो चावल का 4024 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जबकि गेहूं की 2950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है। तो भारत की कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता की चुनौती बनी हुई है। और निम्न उत्पादकता के कई कारण है। एक तो जोत का छोटा आकार, निम्न मशीनीकरण, उसके बाद छोटे और सीमांत किसानों की बहुलता, ये ऐसी चुनौती है जिसके कारण जो है निम्न उत्पादकता की जो है। अच्छा, दूसरा चुनौती है भारत के कृषि क्षेत्र में और बिहार के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नता है। अगर भारत के सभी राज्यों की कृषि वस्तु की उत्पादकता देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस समय प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है, जबकि पूर्वी राज्यों में कम है। बिहार के अगर देखेंगे क्षेत्रीय परिदृश्य तो आपको पता होगा कि
बिहार के अलग अलग जिलों में गेहूं, चावल, दाल, गन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में काफी अंतर है। हम इस पे बिहार में अलग से पीडीएफ बनाए हैं, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। हालांकि पीडीएफ में डेटा लिखा गया है, उसको याद कीजिएगा। संस्थागत लाभों के वितरण में क्षेत्रीय समानता, अगर आप देखेंगे संस्थागत लाभों में, संस्थागत लाभ में क्या होता है, एमएसपी, कृषि ऋण, खाद, उर्वरक, बीज सब्सिडी पर जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, उसके लाभों में के वितरण में असमानता है। अब सरकार, अब देखिए भारत में 86% किसान लघु सीमांत है, बिहार में 97% किसान लघु एवं सीमांत है। और लघु एवं सीमांत किसान होने के कारण उसके पास दस्तावेजी संबंधी चुनौती होती है, जिसके कारण उनको एमएसपी का लाभ मिल पाता है, और नहीं जो है बैंक से जो है कृषि ऋण प्राप्त हो पाता है, लाभ से वंचित हो जाता है। यानी 86% किसान देश में, बिहार में 97% किसान जो है सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए जो बीज, उर्वरक, मशीनीकरण या कृषि ऋण जो दिया जाता है, एमएसपी का लाभ जो दिया जाता है, उसके लाभों से वंचित है। और इसमें भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसान अधिक लाभान्वित होते हैं। कृषि ऋण में 40% भारत में दिए जाने वाले कुल कृषि ऋण का 40% जो है दक्षिण भारत के राज्यों को दिया जाता है, और 60% में ही मध्य भारत और पूरा पूर्वी भारत जो है, उत्तर भारत शामिल रहता है। तो संस्थागत लाभों के वितरण में असमानता है, और किसानों की घटती आई। हाल के वर्षों में किसानों की आय में गिरावट देखी जा रही है, और किसानों की आय में गिरावट के कई कारण हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की प्रतिकूलता बढ़ी है। कृषि जो है मौसम पर, मानसून पर निर्भर है। अभी भी भारत की 54% भूमि अपने सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, अब मानसून पर निर्भर है। अब मौसम, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि मौसम की प्रतिकूलता बढ़ी है, जिसमें कृषि संकट, कृषि की बुआई, जुताई, कोड़ाई असर पड़ा है। दूसरी ओर लागत में वृद्धि हुई है। लागत में वृद्धि होने के कारण किसानों की आय में गिरावट हुई। एक तरफ संकट पैदा हुआ है, दूसरी तरफ दाम, बीज जो कृषि लागत है उसके दाम भी बढ़े हैं, इससे किसानों की आय में गिरावट आई है। जोत का छोटा आकार, अगर भारत में देखेंगे तो कृषि जनगणना 1516 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि भारत में जोत का आकार जो है 1.08 हेक्टेयर है, जबकि बिहार में 0.39 हेक्टेयर है। जोत का छोटा आकार होने से क्या होता है कि कृषि कार्य मशीनीकरण से नहीं हो पाता है। अब छोटा खेत होने के कारण ना आप ट्रैक्टर घुमा सकते, ना थ्रेसर लगा सकते, ना थ्रेसर वाला आएगा, ना आपको किसी सरकार से लाभ मिल पाएगा। तो ये कृषि उत्पादन उत्पादकता पर बहुत असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, देखिए भारत और बिहार में जलवायु परिवर्तन का असर जो है कृषि क्षेत्र पर दिखने लगा है। बिहार में केवल 22 में प्राकृतिक आपदा से बाढ़ से 5257.69 लाख का फसल उत्पादन जो है नुकसान हुआ था। दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, अगर भारत में देखेंगे तो विपणन व्यवस्था में कई प्रकार की चुनौती। एक तो एपीएमसी मार्केट में एक कृषि वस्तु के प्रवाह में भौगोलिक अवरोध पैदा करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है कृषि वस्तुओं के में सरकार का नियामकीय हस्तक्षेप है। सरकार दलहन तिलहन के मूल्यों को जो है कंट्रोल करता है, इससे किसानों की सौदाबाजी शक्ति पर असर पड़ता है। मूल सूचना तंत्र की चुनौती है, तो कृषि विपणन व्यवस्था में भी कई प्रकार की चुनौती है। एक है फसल और सूचना प्रबंधन की चुनौती। भारत में जिस रफ्तार से गेहूं, चावल या खाद्यान्न वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है, उस अनुपात में उसको रखने के लिए गोदाम, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज का स्थापना नहीं किया जा सका है, जिसका परिणाम है कि किसान खेत से ही, अपने खलिहान से ही उपज को बेचने के लिए मजबूर है। जब भी फसल का उत्पादन अधिक होता है, देखते होंगे अभी कुछ समय पहले लहसुन जो है ऐसे ही फेंक दिया जाता था, टमाटर ऐसे ही फेंक दिया गया था, लेकिन पता चला कि कुछ दिन के बाद हाई दाम हो गया। किसानों के पास जो है फसल को जमा करने का, होर्डिंग करने का जो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, गोदाम चाहिए, गोदाम नहीं है, जिसका परिणाम क्या होता है कि किसान खेत से ही कम भाव में व्यापारी को अपना उपज बेच देता है, जिससे उसको लाभ, कम आय प्राप्त होता है, कम मुनाफा प्राप्त होता है, उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे वो अगले साल उस उत्पाद फसल को
बोने में या तो हिचकिचाता है, नहीं तो प्रेरित नहीं होता है या कम बोता है। WTO कृषि पर समझौता। WTO कृषि पर समझौते के बाद कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र में जो सरकारी संस्थागत सहयोग था उसमें गिरावट आई है। अब कैसे गिरावट आई? कृषि पर समझौते में 3 प्रावधान है। एक तो सभी देश कृषि पर, WTO कृषि पर समझौते में 3 प्रावधान है। एक तो सभी देश घरेलू कृषि वस्तुओं के विश्व भर में कृषि वस्तुओं के आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाएगा, आयात निर्यात पर कोई सहायता नहीं देगा, और कृषि वस्तुओं पर जो सहायता दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, उसको कम करेगा। भारत WTO कृषि पर समझौते का हस्ताक्षर करता देश है, हस्ताक्षर किया है। इस बहाने भारत क्या किया है? कृषि वस्तुओं के आवाजाही पर, यानी एक देश से दूसरे एक देश से दूसरे देशों में जो कृषि वस्तु के प्रवाह होता है उस पर प्रतिबंध हटा दिया है। इसका परिणाम क्या हुआ कि विकसित देशों की कृषि वस्तु भारतीय बाजार में आने लगा है, और उसके पास पूंजी है, उसका उत्पादकता अधिक है, वह जो है उसको अधिक लाभ मिलता है, सस्ते दाम पर बेच रहा है। और यही नहीं, विश्व बाजार में भारतीय कृषि वस्तु विकसित देशों की कृषि वस्तुओं से पिछड़ गया है, क्योंकि उसका उत्पादकता अधिक है, आपकी उत्पादकता कम है, लागत उसका कम पड़ता है, आपको लागत अधिक पड़ता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि विश्व बाजार में आपकी कृषि वस्तु का दाम अधिक रहता है और उसका कम रहता है, आपका बिकता ही नहीं है, तो कृषि निर्यात प्रभावित हुई है। दूसरा है घरेलू समर्थन को कम करना। अब सरकार WTO में एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में प्रावधान है कि सभी देश कृषि वस्तु पर सब्सिडी नहीं देगा। अब सब्सिडी जो है देगा तो 10% तक ही देगा। इसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार घरेलू समर्थन में कृषि वस्तु पर जो सब्सिडी देता था उसमें कमी किया है। इसका सीधा असर सार्वजनिक निवेश पर पड़ा है। कृषि वस्तु पर सरकार जो खर्च करता था उसमें जो है निवेश में गिरावट आई है। दलहन तिलहन के आयात पर देखिए, भारत में क्या हुआ कि हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि चावल और गेहूं की खेती उन क्षेत्रों में भी होने लगी है जहां उसकी जो है जलवायु जो है नहीं पाया जाता है। इससे क्या हुआ, गेहूं चावल की खेती बढ़ गया और दलहन तिलहन का रकबा जो है घट गया। आज भारत की स्थिति यह है कि दलहन तिलहन के मांग आपूर्ति में व्यापक अंतर बना हुआ है, और सरकार इस अंतर को पाटने के लिए कभी मलेशिया से, कभी इंडोनेशिया से, कभी म्यांमार से या अलग अलग देशों से, वियतनाम से खाद्य तेलों का आयात करता है। यही नहीं, भारत में विश्व की सर्वाधिक शाकाहारी जनसंख्या पाई जाती है, और इस शाकाहारी जनसंख्या के लिए प्रोटीन का एकमात्र स्रोत दाल होता है, और दाल का जो है रकबा जो है कम हो रहा है, या तो स्थिर है नहीं तो कम हो रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में खपत होने वाले दाल का 15 से 20% जो है सरकार को दालों का आयात के द्वारा पूरा करना पड़ता है। तो ये कृषि क्षेत्र में व्यापक चुनौती है। अब इस जल संकट को दूर करने का क्या प्रयास किया गया है वह अगला वीडियो PDF में होगा, उसको देखिएगा।